बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और ये भी आशा करता हूं कि आपकी आज की ऑनलाइन क्लास से आप लाभान्वित होंगे। जैसा कि अपन पिछली ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था कार्बोनाइन, और कार्बोनाइन के साथ में अपन ने देखे थे कि कार्बोनाइन के जो साइलेंट फीचर्स होते हैं, कार्बोनाइन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके ऊपर अपन ने प्रकाश डाला था, उनका स्टडी की थी। उसी को आज कंटिन्यू रखते हुए कार्बोनाइन है, उसके बारे में अपन आज देखते हैं। टाइप ऑफ कार्बोनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन और ऐसी केमिकल रिएक्शंस दिन के दौरान कार्बोनाइन स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, ये आज अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं टाइप ऑफ कार्बोनाइन। तो देखिए, टाइप ऑफ कार्बोनाइन में जैसे उसी तरीके से है जैसे कि अपन ने कार्बोकैटायन पढ़ा था। जैसे कार्बोकैटायन में अपन ने क्या देखा था कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, यदि वह कार्बन प्राइमरी है तो वो प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और वो सेकेंडरी कार्बन है तो वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा। उसी टाइप से यहाँ पर भी कार्बोनाइन है, वो भी उसी टाइप से होंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि CH3 R बराबर अपन ने CH3 ले लिया, इसको कॉमन रूप से अपन R भी लिख सकते हैं। CH2 प्लस, यहाँ पर आप देख रहे हो कि कार्बोनाइन है ना, तो माइनस, यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस कार्बन पर माइनस चार्ज है, तो ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी कार्बन। ये सेकेंडरी कार्बन, ये टर्सरी कार्बोनाइन। ठीक है, ये सेकेंडरी कार्बोनाइन, ये टर्सरी कार्बोनाइन, ये प्राइमरी कार्बोनाइन। तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बोनाइन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन टाइप ऑफ कार्बोनाइन पढ़ते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं स्टेबिलिटी। यहाँ पर भी जैसे अपन ने कार्बोकैटायन में देखा ना एलिल कार्बोकैटायन, वैसे ही यहाँ पर क्या है, एलिल कार्बोनाइन, बेंजिल कार्बोनाइन, बेंजल कार्बोनाइन। इस तरीके से भी यहाँ पर कई कार्बोनाइन होते हैं। इन कार्बोनाइन है वो अलग अलग टाइप से है। यहाँ पर ये जो सिंपली कार्बोनाइन है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोनाइन है, उसको अपन इस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं। दूसरा अपन देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन्स में जैसे मैं ऑर्डर देखूं, CH3 माइनस, ये वाला, ये ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने R बराबर क्या लिख दिया, CH3। कॉमन रूप से अपन क्या लिखेंगे, R ही लिखेंगे, है ना। ये कोई स्पेसिफाई नहीं है, परंतु मैंने समझने के लिए यहाँ पर R बराबर क्या लिख रखा है, CH3। इधर से इधर जाने पर इनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब ये क्या है, मैथिल कार्बोनाइन, और ये क्या है, बेंजिल कार्बोनाइन। तो अपन मैथिल कार्बोनाइन से
सॉरी ये गलत लिख दिया, ये थोड़ा सा यहाँ पर अपन ये उल्टा हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पर CH3, ये CH3 CH2 माइनस, ये यहाँ पर CH3 माइनस, और ये यहाँ पर CH3 माइनस। ठीक है, ये ऑर्डर उल्टा हो गया था, इसके लिए खेद है। यहाँ पर ये मैथिल, ये प्राइमरी कार्बोनाइन, ये सेकेंडरी कार्बोनाइन, और ये है टर्सरी कार्बोनाइन। तो यहाँ से इधर जाने पर इनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ से यहाँ तक का मतलब टर्सरी कार्बोनाइन से मैथिल कार्बोनाइन है, इन कार्बोनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो अपन इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा देखते हैं। ठीक है, और ये जो हैं एलिल से लेकर के बाकी जो भी हैं, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो अपन देखते हैं रेजोनेंस। ठीक है, जैसे एलिल कार्बोनाइन है, बेंजिल कार्बोनाइन है, बेंजल कार्बोनाइन है, इसके अलावा यहाँ पर PH3C कार्बोनाइन है। तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो अपन रेजोनेंस के आधार पर स्टडी करते हैं। इनकी जो स्टेबिलिटी है वो अपन इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब किस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट है वो कार्बोनाइन के स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है, किस तरीके से कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। यहां पर आपने पढ़ रखा है कि इंडक्टिव इफेक्ट आर 2 टाइप्स, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। और प्लस आई जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, और माइनस आई जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है। यहां पर ये देखते हैं कि प्लस आई जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को किस तरीके से प्रभावित करता है, मतलब ये उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है या फिर उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। यही इसी प्रकार से अपन माइनस आई के आधार पर इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर अपन अलग अलग इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा इसकी अपन व्याख्या करते हैं कि किस तरीके से कार्बोनाइन है उसकी स्टेबिलिटी है वो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो आइए अपन देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, पहले तो अपन इनका देखें कि CH3 माइनस और CH3 CH2 माइनस। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और यहाँ पर भी इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। समझ रहे हो ना? यहाँ पर आपने पढ़ा, कार्बोकैटायन में भी पढ़ा था कि जो CH3 समूह होता है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है, और जब CH3 समूह का प्लस आई इफेक्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो आप देख रहे हो कि C माइनस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ही ज्यादा है, और जब वहां पर प्लस आई इफेक्ट लगता है तो फिर वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा होगी तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से आपने पढ़ रखा है कि किसी भी चार्ज्ड जो पार्टिकल्स है या चार्ज्ड जो स्पीशीज है, यदि उसके ऊपर वो चार्ज है वो जितना उदासीन होगा, कोई भी ऐसा प्रभाव जो उस चार्ज को जितना उदासीन करेगा वो प्रभाव उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और कोई भी ऐसा प्रभाव जो उस चार्ज को इंक्रीज कर रहा है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। अब यहां पर
कार्बोनाइन है, इसमें कार्बन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और जब वहां पर मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसके प्लस आई इफेक्ट के कारण से वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाती है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो और इंक्रीज हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने के कारण से उसकी स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यहां पर इसके अंदर सबसे बड़ी जो देखने वाली बात है वो यही है कि ऐसा कोई भी प्रभाव जो कार्बोनाइन के नेगेटिव चार्ज को कम करता है वो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और ऐसा कोई भी इफेक्ट जो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को, कार्बोनाइन है उसमें जो नेगेटिव चार्ज है उस नेगेटिव चार्ज को यदि कम करता है तो वह प्रभाव उस कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ओके, तो यहां पर ये जो है प्लस आई इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन देने के कारण से इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। आगे चलिए, और आगे चलिए, यहां इधर से इधर जाने पर इधर सॉरी ये थोड़ा सा, यहां पर दो दो हैं तो नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी और कम होगी। यहां पर तीन तीन प्लस आई इफेक्ट हैं तो नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी और भी ज्यादा कम होगी। तो सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो इधर से इधर जाने पर इनकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो यहां पर आप बढ़ रहा है, और आप ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन is proportional plus I effect and inverse proportional plus I effect and proportional minus I effect। माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी है वो क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो अपन इस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर इसके अलावा अपन दूसरा कार्बोनाइन देखें कि जैसे मान लीजिए NO2 CH2 CH2 माइनस, ठीक है, और यहाँ पर जैसे CH3 CH2 CH2 माइनस, यहाँ पर नाइट्रो समूह है जिसका माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पर मैथिल समूह है जिसका प्लस आई इफेक्ट है। तो आपसे पूछें कि इन दोनों में कौन से कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो उस कंडीशन में आप ये बताएंगे कि यहाँ पर ये जो कार्बोनाइन है इस कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। और ज्यादा होगी तो यहाँ पर आप देखेंगे क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर NO2 समूह है उसका कैसा प्रभाव होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है। तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। और यहाँ पर CH3 समूह है उसका कैसा प्रभाव है? प्लस आई इफेक्ट है। तो प्लस आई इफेक्ट होगा तो इसकी स्टेबिलिटी है वो भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि स्टेबिलिटी किस तरीके से बढ़ती है और स्टेबिलिटी है वो किस तरीके से घटती है। एक दूसरा एग्जांपल और ले लें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक ये है C ट्रिपल बॉन्ड N CH2, यहाँ पर सॉरी CH2 माइनस, ठीक है, और यहाँ पर एक अपन और ले लें, यहाँ पर ये सॉरी ICH2 और CH2 माइनस। यहाँ पर देखिए कौन सा ग्रुप है? CN ग्रुप है। यहाँ पर कौन सा है? I ग्रुप है। CN ग्रुप है उसका भी माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है, और आयोडीन है उसका भी क्या होता है? माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है। परंतु बात यह है कि माइनस आई इफेक्ट होता है पर किसका ज्यादा है? तो यहाँ पर किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है? CN का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है।
और CN का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, तो इन दोनों में स्टेबिलिटी कौन से कार्बोनाइन की होगी? यहाँ पर इस कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी होगी। तो इस कारण से यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो काफ़ी हद तक कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है, जिसके द्वारा इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा अपन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मैथिल कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को तो एक्सप्लेन कर ही सकते हैं। इसके अलावा बाकी अन्य सभी कार्बोनाइन उनकी स्टेबिलिटी को भी अपन इस इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा अपन इसको आसानी से, इजीली से उसको अपन बता सकते हैं कि कौन सा कार्बोनाइन स्टेबल होगा और कौन सा कार्बोनाइन अनस्टेबल होगा। इसके अलावा देखिए एक और मेरे दिमाग में आया है, CH3 CO CH2 माइनस, ये कार्बोनाइन है। और एक जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सिंपल कार्बोनाइन है CH3 CH2 CH2 माइनस। तो यहाँ पर ये जो कार्बोनाइन है, ये कार्बोनाइन है, इसमें यहाँ पर यदि इंडक्टिव इफेक्ट को ही देखें अपन, रेजोनेंस को अवॉइड करें तो यहाँ पर इसके माइनस आई इफेक्ट के कारण से ये इसकी कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और इसमें कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये जो कार्बोनाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि अपन ये जो कार्बोनाइन है इनकी स्टेबिलिटी को इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा अपन इनको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो एल्निल कार्बोनाइन है, बेंजिल कार्बोनाइन है और बाकी के और भी जो एरोमेटिक कार्बोनाइन है उनकी स्टेबिलिटी को भी अपन रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा उसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से उनमें मॉलिक्यूल्स के अंदर रेजोनेंस होता है और उस रेजोनेंस के द्वारा, कॉन्जुगेशन के द्वारा, संयुग्मन प्रभाव के द्वारा अपन यूँ कह सकते हैं कि उसमें जो नेगेटिव चार्ज है उस नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा और नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल से नेगेटिव चार्ज है वो उसके डिस्पर्सल के कारण से कई वहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और रेजोनेंस के कारण से जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी उतना ही नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल ज़्यादा होगा और जितना नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल या वितरण या फैलाव जितना ज़्यादा होगा वो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो अपन सीधा सा यूँ देख सकते हैं कि जिन कार्बोनाइन में के रेजोनेंस के कारण से जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी उनकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाकी के जो एलिल कार्बोनाइन है, इसके अलावा बेंजिल कार्बोनाइन है, उनकी स्टेबिलिटी को अपन इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा एक्सप्लेन नहीं करके उनकी जो स्टेबिलिटी है उसको अपन रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो एलिल कार्बोनाइन है, बेंजिल कार्बोनाइन है, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बाकी के अन्य इन कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी की तुलना में क्या होता है? ज़्यादा होता है। और उसका रीज़न ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो मोर इफेक्टिव होता है देन इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना क्या होता है? रेजोनेंस इफेक्ट होता है। तो रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होने के कारण से, रेजोनेंस के कारण से जिस कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो वो कार्बोनाइन बाकी इन सभी कार्बोनाइन की से उसकी स्टेबिलिटी है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो किस तरीके से इनमें रेजोनेंस होता है और किस तरीके से उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है ये अपन आगे की नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।